इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं सांतत्य समीकरण। सांतत्य समीकरण ये क्या बताता है? मान लीजिए कि कोई फ्लूइड है ना, किसी पाइप में प्रवाहित हो रहा है, उसके बारे में है ना। हम मान के चलते हैं कि कोई फ्लूइड है, एक प्रकार का क्या है, पाइप। एक पाइप है, यहाँ से क्या जा रहा है फ्लूइड जो है, कोई किसी भी प्रकार का फ्लूइड हो सकता है, तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का फ्लूइड बहने वाला, ठीक। यहाँ से जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, वापस निकल रहा है, ठीक है। अभी जितना यहाँ से है उतना ही क्या किया है, यहाँ से ना ही बीच से और कहीं यहाँ फ्लूइड आया है, ना ही बीच से कहीं और फ्लूइड यहाँ से निकला। जितना यहाँ से गया है उतना ही यहाँ से क्या हो रहा है, निकला। मान के चलते हैं है ना कि ये क्या है अपना एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन क्या है 2 है। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलेट सेक्शन है ना, यहाँ से फ्लूइड अंदर आ रहा है। 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलेट सेक्शन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलता है कि यदि कोई फ्लूइड किसी पाइप में प्रवाह कर रहा है तो उसका जो दर है, बहने का जो दर है, जितना मास है वो यहाँ पर उतना रहेगा, निकलने के समय भी उतना ही। जाहिर सी बात है, अगर मैं वहाँ पे इसमें ना कहीं कुछ फ्लूइड और डाल रहा हूँ या फ्लूइड कहीं से और नहीं निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, जितना अंदर जा रहा है उतना ही क्या निकलेगा, वो फ्लूइड हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यही है, ठीक है। अगर इसको एकदम प्रॉपर शब्दों में कहूँ मैं तो सुनिएगा ध्यान से। जब कोई द्रव किसी समान या असमान, समान या असमान अनुप्रस्थ काट रहा है, मतलब ये तो असमान अनुप्रस्थ काट हो गया, ये अनुप्रस्थ काट यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है ना, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है एरिया जो यहाँ से अंदर आता है, यहाँ पर छोटा है, तो असमान अनुप्रस्थ काट हो सकता है, सेम अनुप्रस्थ काट वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट से फर्क नहीं पड़ता, वो सेम एरिया भी हो सकता है, अलग एरिया भी हो सकता है। तो जब कोई द्रव किसी समान या असमान अनुप्रस्थ काट के पाइप या नली में प्रवाह के साथ प्रवाहित होता है तथा प्रवाहित होने वाले द्रव में ना कोई द्रव मिलाया जाता है और ना ही कोई द्रव निकाला जाता है, मतलब हम उसमें ना कुछ और अलग से द्रव मिला रहे हैं या अलग से कहीं पे निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना अंदर जा रहा था उतना ही बाहर आ रहा है, समझ सकते हैं। तो प्रत्येक काट से निश्चित समय में प्रवाहित होने वाले द्रव की मात्रा समान होती है, मतलब अंदर एक पर्टिकुलर समय पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जितना द्रव अंदर जा रहा है सेम उतना ही द्रव यहाँ पर जा रहा है, एक पर्टिकुलर समय है ना। जिस समय में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इतना द्रव अंदर आ रहा है तो नहीं उसी समय पर इतना द्रव वहां से क्या निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ये क्या बोलता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बताता है। तो ये क्या एक प्रकार से क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो मास है, मात्रा है, जो पानी की जो मात्रा है वो सुरक्षित, जितना अंदर गया उतना ही पानी को बाहर निकला, इधर उधर कहीं वेस्ट नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर 1 क्या है, इनलेट सेक्शन, 2 क्या है, आउटलेट, ठीक है। अब हम मान कर चलते हैं कि यहाँ पर कुछ इसका डायमीटर होगा पाइप का और यहाँ पर इसका कुछ डायमीटर होगा पाइप का, तो हम ये मान के चलते हैं सपोज या डायमीटर को, अगर ये वर्गाकार पाइप है तो हम इसको डायमीटर बोलेंगे, लेकिन हो सकता है वर्गाकार पाइप ना हो, कुछ चौकोनाकार पाइप हो, ऐसा हो सकता है ऐसा रहे, दूसरे पे ऐसा कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं A1 बोल सकते हैं। तो A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेक्शन 1, ठीक है, या इनलेट सेक्शन भी एट इनलेट सेक्शन है ना, एट इनलेट सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है इनलेट। उसी प्रकार से A2 जो है
सेक्शनल एरिया एट आउटलेट। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं क्या कि यहाँ पर जो पानी जो जिस वेग से आ रहा है, कुछ वेग से आ रहा होगा, उसकी गति होगी, तो ये मान के चलते हैं कि v1 जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनलेट सेक्शन। ठीक, उसी प्रकार से v2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट आउटलेट सेक्शन। ठीक है, v1 हो गया, v2 हो गया। अब मात्रा कुछ होगी तो पानी की कुछ मात्रा आ रही है अंदर, है ना, तो मान लेते हैं क्या m1 इज द मास फ्लो रेट एट इनलेट सेक्शन, और m2 क्या है, मास फ्लो रेट एट आउटलेट सेक्शन। ठीक, ये बात क्या हो गया, इनलेट सेक्शन के लिए, ये क्या हो गया, आउटलेट सेक्शन के लिए। किसी वेग से आ रहा होगा पानी तो उसका इनलेट पर उसका वेग है मान लें v1, आउटलेट पर उसका वेग क्या है v2। उसी प्रकार से पानी की कुछ मात्रा आ रही है, उस मात्रा का मास कितना है, m1 है, और यहाँ से मास मात्रा निकाल रही पानी की, उसका क्या है, मास है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जितना पानी घुस रहा है एक समय पे, सेम उतना ही पानी यहाँ पर निकल रहा है। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन m1 इज इक्वल टू m। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m। तो मास फ्लो रेट बराबर क्या होता है, मास फ्लो रेट, इसको m से लिखते हैं, ये होता है रो इंटू a इंटू v, रो इंटू a इंटू v। यहाँ पर रो क्या है, मास डेंसिटी, ये क्या है, एरिया, और v क्या है, वेलोसिटी। ठीक, तो m1 के लिए क्या हो जाएगा, m1 के लिए क्या हो जाएगा, रो1 a1 v1 बराबर रो2 a2 v2, रो2 a2 v2। ये हो गया, यहाँ पर a1 a2 ये सब लिखा है, v1 v2 भी लिखा है, रो1 रो2 नहीं, रो1 क्या है, डेंसिटी एट इनलेट, डेंसिटी एट आउटलेट। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर जो फ्लूइड जो बह रहा है वो इनकम्प्रेसिबल, मतलब अभी बताया था जब पहले में कि कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है ना। इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता, मतलब उसको दबा के कम ज्यादा करके उसके आयतन को, उसका डेंसिटी हम चेंज नहीं कर सकते, तो डेंसिटी उसका कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर भी वही डेंसिटी रहेगा, यहाँ पर भी वही डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी उसका चेंज नहीं होता। तो रो1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो मान के चलते हैं क्या, रो1 इज इक्वल टू रो2 इज इक्वल टू एक मान लेते हैं रो। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, रो a1 v1 बराबर रो a2 v2। ठीक है, तो रो और रो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या होगा, a1 v1 बराबर a2। ये हमारा क्या होता है, एक डेरिवेशन इक्वेशन का। इससे क्या समझ में आया सर, जितना पानी आ रहा है उतना पानी निकल रहा है, वो तो उससे समझ में आया, जितना पानी आ रहा है उतना पानी निकल रहा है, तो यहाँ पे समझ, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है। अब ये जो a1 a और b का जो वो है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना, ये फ्लो रेट को दिखाता है, बहने की दर, मतलब कि किस गति से वो, किस स्पीड से वो पानी बह रहा है। इसका जब आप मात्रा निकालने जाओगे a और b का मात्रा, तो क्या आएगा देखना। तो a का मात्रा क्या है,
मीटर स्क्वायर, और v का मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि v क्या है, वेग है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3 बटे सेकंड। अब मीटर की घात 3 किसका मात्रक होता है, वॉल्यूम का, आयतन का, आयतन का रहता है, आयतन का रहता है, तो आयतन का एक और मात्रक होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, मतलब आम बोलचाल की भाषा में एक और मात्रक होता है जिसको हम जनरली यूज करते हैं। पेट्रोल भराने जाते हैं तो मीटर क्यूब में तो बोलते हो कि लीटर में बोलते हो, लीटर में तो बोलते हो कि 1 लीटर पेट्रोल डालो, 2 लीटर पेट्रोल डालो, वो भी क्या किसका मात्रक है, आयतन की मात्रक है। तो मीटर पर सेकंड में एक मात्रक हो सकता है, लीटर पर सेकंड में एक मात्रक हो सकता है। लीटर और मीटर के बीच में कुछ संबंध होता होगा, जैसे 1 लीटर में कितना लीटर की बोतल को कन्वर्ट करते हैं, तो लीटर मतलब क्या हुआ, आयतन हो गया, है ना। तो इतना लीटर पर सेकंड यहां से घुस रहा है और इतना लीटर पर सेकंड यहां से निकल रहा है। सेम लीटर पर सेकंड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जितना लीटर पर सेकंड घुसा उतना ही लीटर पर सेकंड दूसरे एंड क्या हुआ, वो एग्जिट हुआ है वहां से निकला। तो लीटर पर सेकंड क्या है, इसको हम लोग दूसरा टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू, क्या बोल सकते हैं, क्यू, फ्लो रेट, फ्लो है ना। तो क्यू बराबर क्या हो जाता है, a इनटू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, a इनटू, है ना, फ्लो रेट, बहने की दर, ठीक है, मतलब कितना लीटर वहां से अंदर घुसा और कितना लीटर वहां से बाहर निकला, मतलब वो बहने कितना स्पीड से है, प्रति सेकंड मतलब कितनी स्पीड से बह रहा है, समय की स्पीड, कितना लीटर अंदर जाएगा, मतलब ज्यादा प्रेशर से मारेंगे तो बहुत ज्यादा पानी 1 सेकंड में अंदर जाएगा, कम प्रेशर से मारेंगे तो बहुत कम पानी 1 सेकंड में अंदर जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, Q1 क्या हो सकता है, Q बोल सकते हैं, Q1 Q, मतलब अंदर जितना पानी घुस रहा है उतने पानी का अंदर जाएगा, सिर्फ उतने सेकंड में वो बाहर निकल जाएगा। अब इससे एक निष्कर्ष और निकलेगा, A1 V1 A2 V2 है, तो अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ Q1 A1 V1 और Q2 A2 V2, अब इससे देखो Q तो कांस्टेंट है, Q तो पहले से मेरे को पता है कितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी का अंदर बाहर निकल रहा है, Q तो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, A1 चेंज हो रहा है, A2 चेंज हो रहा है, A1 चेंज हो रहा है, A2 चेंज हो रहा है, V1 चेंज हो रहा है, V2 चेंज हो रहा है। तो मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूं कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बस इसको लेके चलूं या Q A इनटू V लेके चलूं तो एक को नीचे ले आओ, है ना, या एक इधर रहे तो और ये क्या हो जाएगा, Q बटे V, ऐसा हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके V। तो इससे क्या प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर एरिया बड़ा है तो कम स्पीड से जाएगा कि ज्यादा स्पीड से जाएगा, हैं, कम स्पीड से जाएगा। मतलब आप जब पानी छींटते हो, पाइप से तुम पानी छींटे हो लेते हो, आपको ज्यादा दूर तक पानी को फेंकना रहता है, तो उसको आप थोड़ा सा कम करते हो एरिया को, मतलब थोड़ा हाथ से उसको दबाने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, उसका एरिया कम होगा। तो एरिया कम होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी कम होगा तो एरिया बढ़ेगा, है ना। तो मतलब अगर आपको ज्यादा दूर तक फेंकना है तो आपको ज्यादा रफ्तार से ज्यादा देर तक जाना चाहिए, उसके स्पीड ज्यादा हो गया, आपको एरिया कम कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उसका रफ्तार बढ़ जाएगा, तो बढ़ ज्यादा दूर तक फेंकेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। वेलोसिटी का संबंध प्रेशर से रहता है, वो हम लोग बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर